रहेगी प्राचीन भारत की। और उसके बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करके देखना, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। 90 से 95% है ना, आप बुक पढ़ के देखना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो जय मां सरस्वती का नाम लेके आज हम प्यारे बच्चों बंगाल के वंश पढ़ेंगे। कहाँ के वंश पढ़ेंगे? बंगाल के वंश पढ़ेंगे और कश्मीर के राजवंश पढ़ेंगे। कश्मीर के प्रमुख प्रमुख राजवंश पढ़ने वाले हैं। और ये क्वेश्चन तो पक्का आता है, कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें कौन सी पुस्तक देती है? तो राज तरंगिणी जो पुस्तक है ना, ये किसने लिखी थी गुरुजी? कल्हण ने लिखी थी। आज मैं बताऊंगा कल्हण किसके दरबार में रहा करता था, उसने राज तरंगिणी की रचना लिखी। हालांकि ये रचना है ना गुप्त वंश के बारे में भी और मौर्य वंश के बारे में भी जानकारी ये रचना देती है। ये पढ़ेंगे। बंगाल में ना पाल वंश पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, पाल वंश पढ़ेंगे। और बंगाल में कौन सा वंश पढ़ेंगे? सेन वंश पढ़ेंगे। कौन सा वंश पढ़ेंगे? सेन वंश। ये आपका प्रमुख टॉपिक होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी प्यारे बच्चों। एंशिएंट इंडिया जिससे आप सबसे ज्यादा डरते थे, 1% भी मैं कहता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं आने वाली। तो आज का लेक्चर हम शुरुआत करते हैं, बड़ा बेहतरीन लेक्चर रहेगा। तो प्यारे बच्चों पहले पढ़ेंगे पाल वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे? पाल वंश पढ़ेंगे। और पाल वंश की स्थापना कहते हैं प्यारे बच्चों गोपाल ने की थी। किसने की थी? गोपाल ने की 750 ईस्वी में की। आप कहोगे सर 750 में तो आपका जो मध्यकालीन भारत शुरू हो गया। तो प्यारे बच्चों इनके पहले है ना कुछ पूर्वज रहा करते थे, लेकिन मेन पाल वंश की स्थापना कब किसने की थी? गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। इस वंश के प्रमुख राजा का नाम पूछे ना तो धर्मपाल हो गया। ठीक है, ये सबसे प्रतापी राजा हो गया। महीपाल हो गया, कल मैंने बताया था इसको राजेंद्र प्रथम ने हराया था। और त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश ने क्या लिया था हिस्सा? पाल वंश गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट के वंश के शासकों में ये हुआ करता था। एक बार पूछा गया था देवपाल नारायण पाल, ये भी इसके प्रमुख राजा थे। देवपाल ये अपने नाम के पीछे ना पाल लगाते थे, इसलिए कहते हैं इस वंश का नाम ही क्या पड़ गया? पाल पड़ गया। तो इसका प्रमुख संस्थापक पूछे ना तो गोपाल होता था। और इसने कहते हैं ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की क्या की थी स्थापना? ये क्वेश्चन आया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ओदंतपुरी ओदंतपुरी बंगाल के हिस्से में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी प्यारे बच्चों? गोपाल ने की। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा धर्मपाल से। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन होता था? तो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा होता था ना, वो कौन होता था प्यारे बच्चों? धर्मपाल इस वंश का क्या होता था? सबसे प्रतापी राजा होता था धर्मपाल इस वंश का। और कहते हैं प्यारे बच्चों इसी ने ना, इस धर्मपाल ने ना किसकी स्थापना की थी? आप पढ़ोगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था ना, उसकी स्थापना किसने की थी? इसी धर्मपाल ने उसकी स्थापना की थी। और प्यारे बच्चों आप पढ़ोगे जो एक नालंदा है ना, नालंदा बिहार में, ठीक है। और विक्रमशिला ये भी कहाँ पर रहेगा? बिहार के भागलपुर एरिया में रहेगा। बिहार के किस एरिया में रहेगा? भागलपुर एरिया में रहेगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा की मतलब इंपॉर्टेंट है, इसने नालंदा और विक्रमशिला उस टाइम के प्रमुख क्या होते थे? विश्वविद्यालय होते थे। विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। और कहते हैं नालंदा और विक्रमशिला को जलाने का काम किसने किया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने। ये खिलजी वंश का राजा नहीं था। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने किसको जलाया था? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया। और कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में तो प्यारे बच्चों इतने ग्रंथ थे कि महीने बीत गए, लेकिन उसमें ग्रंथों की आग नहीं बुझी थी। तो आप मान सकते हो कि कितना ज्यादा लिटरेचर उसमें हमारा
जल गया, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने जलाया। अगर कहे किसके कहने पर प्यारे बच्चों उस टाइम भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी? मामलुक वंश। क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये पूछा था पुलिस में, मामलुक वंश का संस्थापक कौन था? इसी को मामलुक वंश बोलते हैं, उसी को गुलाम वंश बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1206 में ऐबक ने की और 1290 में इसका अंश हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ना, के मुर्स को मारकर किस वंश की नींव रखेगा? खिलजी वंश की क्या रखेगा? नींव रखेगा। तो यह याद करने ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की नींव रखी थी? मामलुक वंश की या गुलाम वंश की नींव रखने वाला कौन होता था? कुतुबुद्दीन ऐबक होता था। कब से कब तक? 1206 से लेकर 1290 तक कौन सा वंश रहा था आपका? गुलाम वंश रहा था। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला को जलाने का काम किया। इसी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। और कहते हैं प्यारे बच्चों जो त्रिपक्षीय संघर्ष चलता था ना, त्रिपक्षीय संघर्ष किसको लेकर था गुरुजी? त्रिपक्षीय संघर्ष तो ये प्यारे बच्चों कन्नौज को लेकर होता था। किसको लेकर होता था? कन्नौज को। इसमें किस वंश ने हिस्सा लिया था? पाल वंश ने भी इसमें हिस्सा लिया था। राष्ट्रकूट वंश ने भी इसमें हिस्सा लिया था। और किसने लिया था प्यारे बच्चों? इसी जो आप पढ़ते हो, राष्ट्रकूट पाल वंश हो गया और राष्ट्रकूट वंश हो गया, एक गुज्जर प्रतिहार वंश ने भी इसमें क्या लिया था? हिस्सा लिया था। राष्ट्रकूट की ओर से हिस्सा लेने वाला इसमें पहला राजा कौन होता था? तो राष्ट्रकूट वंश की ओर से हिस्सा लेने वाला इसमें पहला राजा हमने पढ़ा था ध्रुव होता था। और पाल वंश की ओर से हिस्सा लेने वाला पहला राजा कौन होता था? धर्मपाल होता था। कौन होता था? धर्मपाल। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, जो ट्रिपल मतलब तीन शक्तियां इसमें लड़ी थी, तो कौन कौन सी लड़ी थी? पाल वंश लड़ा था, राष्ट्रकूट वंश लड़ा था और कभी कोई हरा देता। जैसे प्यारे बच्चों ये पाल वंश के शासक महिपाल को राजेंद्र प्रथम ने हराने का क्या किया था? काम किया था। अब राष्ट्रकूट वंश पढ़ रहे थे तो उनका संस्थापक कौन होता था? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया ऐबक के कहने पर, और कहते हैं धर्मपाल है ना, ये बौद्ध धर्म को मानता था। ये क्वेश्चन आ सकता है, धर्मपाल किस धर्म को मानता था? तो धर्मपाल है ना, धर्मपाल ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म को मानता था? ये बौद्ध धर्म को मानता था। धर्मपाल किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को धर्मपाल मानता था। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानता था? तो ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को मानता था? और बौद्ध धर्म की दो शाखा थी प्यारे बच्चों, हीनयान और महायान। चौथी बौद्ध संघ थी जो 78 ईस्वी में हुई। कनिष्क के टाइम में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया। महायान शाखा है ना, ये बदलाव को क्या करती थी? स्वीकार करती थी, इसीलिए ये महायान शाखा को मानता था। आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों जो महाराजा हर्षवर्धन था ना, महाराजा हर्षवर्धन वो भी किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। और महाराजा हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानता था? महायान शाखा को मानता था। तो धर्मपाल भी किस शाखा को मानता था? महायान शाखा का क्या होता था? अनुयायी होता था। हीनयान शाखा वाले बदलाव में सब विश्वास नहीं करते थे। महायान वालों ने मूर्ति पूजा सबसे पहले महात्मा बुद्ध की शुरू की। हीनयान वाले महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे? एक महापुरुष मानने का क्या किया करते थे? काम किया करते थे। और ये भी क्वेश्चन आपसे पक्का आएगा। कहते हैं प्यारे बच्चों ये इस वंश का ना एक शासक देवपाल होता था। कौन होता था? देवपाल होता था, जिसने बौद्ध बिहार के लिए ना 5 गांव दान किए थे। एक शासक इस वंश का कौन होता था प्यारे बच्चों? देवपाल भी होता था। देवपाल भी इस वंश का एक शासक होता था, देवपाल होता था। और उसने कहते हैं प्यारे बच्चों बौद्ध भिक्षुकों को कह सकते हैं, बौद्ध भिक्षुकों को ना, बौद्ध भिक्षुकों को कितने गांव दान दिए थे? 5 गांव क्या किए थे? दान दे दिए थे। और कहते हैं प्यारे बच्चों एक है ना जावा का, जो इंडोनेशिया का एरिया पढ़ते हो ना, जावा का एक शैलेंद्र वंश का राजा होता था। शैलेंद्र वंश का क्या होता था? राजा होता था। उसने कहा था हमें है ना महात्मा बुद्ध की कुछ मूर्तियां बनानी है। तो देवपाल ने उन बौद्ध भिक्षुकों को 5 गांव दान किए थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वो कौन सा राजा होता था? तो बालपुत्र देव होता था। कौन सा राजा होता था शैलेंद्र वंश का? बालपुत्र देव। कौन सा होता था?
बाल पुत्र देव को ना इसने क्या दान कर दिए थे, 5 गांव दान कर दिए थे। और वो बौद्ध धर्म को भारत में बढ़ावा देना चाहते थे, तो इंडोनेशिया से इसने शैलेंद्र वंशीय शासक बाल पुत्र देव को 5 गांव दान कर दिए। तो मान के चलना ये वंश है ना, जो आप पढ़ोगे ना प्यारे बच्चों, पाल वंश है, ये किस धर्म को मानता था, ये बौद्ध धर्म को मानने वाला क्या होता था, वंश होता था। आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और इसका ना अंतिम शासक मदन पाल बताया जाता है। इस वंश का अंतिम राजा, इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था, तो इस वंश का अंतिम राजा प्यारे बच्चों मदन पाल होता था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था, तो इस वंश का अंतिम राजा किसे बताया गया था, मदन पाल को इस वंश का क्या बताया गया था, अंतिम राजा होता था। मदन पाल इस वंश का क्या होगा, अंतिम राजा हुआ करता था। ये क्वेश्चन है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हर एग्जाम का ये क्वेश्चन क्या रहेंगे, हिस्सा रहेंगे। दोबारा बताता हूँ, पाल वंश कश्मीर ये के बंगाल के क्या थे, पाल वंश, इसका संस्थापक गोपाल ने 785 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की। मतलब अवेंतपुरी विश्वविद्यालय की क्या की गई थी उसके टाइम में, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी किसके टाइम में, गोपाल के टाइम में की गई थी। इस वंश का प्रमुख राजा धर्मपाल होता था। और धर्मपाल है ना, ये याद कर लेना प्यारे बच्चों, इसने ना विक्रमशिला विश्वविद्यालय का क्या करवाया था, निर्माण करवाया। और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला भी पहला राजा होता था। ये बौद्ध धर्म को मानता था, महायान शाखा का न्यायी होता था। इसका एक शासक देवपाल होता था। और उसने ना शैलेंद्रीय वंशीय शासक बालपुत्र देव को 5 गांव क्या कर दिए थे, दान कर दिए। एक महिपाल होता था, वो राजेंद्र प्रथम से हार गया। और इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था, मदन पाल होता था। इससे बाहर इस वंश से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने प्यारे बच्चों, मैं जब भी टॉपिक तैयार करता हूं तो ना 8-10 बुकें देखता हूं और प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, और हर एक राजा के बारे में आपको नहीं पढ़ना, ये इस वंश के क्या थे, प्रमुख राजा हुआ करते थे। और मेरा उद्देश्य यही होता है कि बच्चों का ना मतलब कम से कम टाइम ले और ज्यादा से ज्यादा उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, धर्मपाल से ये क्वेश्चन आ सकता है, सोमपुर महाविहार की स्थापना, एक सोमपुर महाविहार, ये भी धर्मपाल की, सोमपुर महाविहार की स्थापना किसके टाइम में हुई थी, तो इसकी भी स्थापना, सोमपुर महाविहार की स्थापना भी किसके टाइम में हुई थी, तो इसकी भी स्थापना किसके टाइम में हुई थी प्यारे बच्चों, धर्मपाल के टाइम में हुई थी। धर्मपाल किस धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था। किस विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का क्या करवाया था निर्माण। तो ये धर्मपाल इस वंश का क्या होता था, प्रतापी राजा कह लो या प्रमुख राजा होता था। अब आता है प्यारे बच्चों कौन सा वंश, सेन वंश। ठीक है, कौन सा वंश पढ़ेंगे, बंगाल का कौन सा वंश, सेन वंश। और कहते हैं प्यारे बच्चों बंगाल में ना जैसे ही ना पाल वंश का अंत होता है तो सेन वंश का क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा। और इनकी राजधानी नदियां, बंगाल को क्या कहा जाता था, नदियां इनकी क्या होती थी, राजधानी होती थी। ये पूछा जाता है। सावंत सेन है ना इस वंश का संस्थापक होता था, सामंत सेन है ना इस वंश का क्या होता था, संस्थापक होता था। इस वंश का संस्थापक कौन होता था, सावंत सेन इस वंश का क्या होता था, संस्थापक होता था। और इनकी राजधानी कौन सी होती थी, नदिया। किसके एरिया को, बंगाल के एरिया को क्या कहा जाता था, नदिया। नदियां इसकी क्या हुआ करती थी प्यारे बच्चों, राजधानी हुआ करती थी। और कहते हैं बलाल सेन है ना ये प्रमुख राजा होता था। इस वंश का प्रमुख राजा कौन होता था, बलाल सेन है ना इस वंश का क्या होता था, प्रमुख राजा होता था। और इसने दान सागर की क्या की थी रचना, ये पूछा गया था। बलाल सेन ने ना दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की थी। बलाल सेन ने ना दान सागर किसकी रचना की थी, दान सागर की रचना की थी। और अद्भुत सागर की, अद्भुत सागर, तो दान सागर और अद्भुत सागर की जो संस्थापक कौन होते थे, बलाल सेन होते थे। राजधानी कौन सी होती थी इनकी, नदिया। बंगाल को राजधानी बनाया। सामंत सेन इनका क्या होता था, संस्थापक होता था। बलाल सेन प्रमुख इनका राजा होता था। और इस वंश से क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक आएगा, इस वंश का अंतिम राजा लक्ष्मण सेन होता था। इस वंश का ये पक्का आएगा, अंतिम राजा से 101% आएगा। कौन होता था, लक्ष्मण
लक्ष्मण सेन होता था और इसी के दरबार में कहते हैं प्यारे बच्चों जयदेव रहता था। कौन रहता था? जयदेव, जिसने किसकी रचना की थी? गीत गोविंद की रचना की थी। किसकी रचना की थी? गीत गोविंद की रचना की। वो किसके दरबार में रहता था? लक्ष्मण सेन के। और कहते हैं प्यारे बच्चों जब है ना, मतलब मैं बताता हूँ मोहम्मद गोरी, थोड़ा सा इतिहास पता होना चाहिए। मोहम्मद गोरी का एक दास होता था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन होता था? कुतुबुद्दीन ऐबक होता था। और मोहम्मद गोरी का एक दास होता था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। क्या होता था? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी होता था। ये खिलजी वंश का राजा नहीं होता था, लेकिन ये गोरी का दास होता था। मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, हरियाणा में ना कौन सा युद्ध लड़ने के लिए आ जाते हैं? तराइन का युद्ध लड़ने के लिए आ जाते हैं। और पीछे से कहते हैं बख्तियार खिलजी ने ना बंगाल और बिहार को अकेले जीत लिया। बंगाल और बिहार को क्या कर लिया? इसने अकेले जीत लिया। और बंगाल के राजा किसको हराया था? लक्ष्मण सेन को। और कहते हैं इसने लक्ष्मण सेन पर आक्रमण किया ना, तो लक्ष्मण सेन है ना डर कर भाग गया था। इतना खौफ हुआ करता था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी का। देखो इसका स्वामी इसके पास नहीं है, फिर भी अकेला जाकर बंगाल और बिहार जीत आया। तो इसके जज्बे को आप देखिए प्यारे बच्चों। जब मैं गुलाम वंश पढ़ाऊंगा ना, तब इसके बारे में स्टोरी भी बताऊंगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी रास्ते में बीमार हो गया था और कहते हैं नालंदा जाकर इसने कहा कि कोई वेद मेरे को बिना दवाई के ठीक कर देगा क्या? तो एक वेद ने हाँ बदली। वो स्टोरी है और बहुत से बच्चों को मैंने स्टोरी सुनाई भी है। लेकिन जब मैं मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश पढ़ाऊंगा तब ये स्टोरी आपको वहां पर बताऊंगा। और किस किस को ये स्टोरी याद है वो आप बच्चा कमेंट कर सकता है। और कहते हैं प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना, मैंने उनको सभी को क्या किए हैं? शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन बन गया ना, वो दोबारा क्वेश्चन 101% आएगा। और मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो। और कहते हैं बंगाल का अंतिम हिंदू राजा किसे बताया जाता है? लक्ष्मण सेन को। बंगाल का अंतिम हिंदू राजा कौन था? तो बंगाल का अंतिम हिंदू राजा है ना लक्ष्मण सेन को बताया जाता है। बंगाल का अंतिम हिंदू राजा किसे बताया जाता है? तो बंगाल का अंतिम हिंदू राजा है ना, वो लक्ष्मण सेन को बताया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल का अंतिम हिंदू राजा कौन होता था? तो लक्ष्मण सेन बंगाल का क्या होता था? अंतिम हिंदू राजा हुआ करता था। ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और कहते हैं सेन वंश के अभिलेखों में पहली बार हिंदी का प्रयोग किया गया। सेन वंश के अभिलेखों में पहली बार किसका प्रयोग किया गया था? हिंदी का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन रट लेना, सेन वंश के अभिलेखों में पहली बार किसका प्रयोग किया गया था? हिंदी का प्रयोग किया गया। पक्का पेपर में आएगा। सेन वंश के जो अभिलेख है ना, पहली बार किसका प्रयोग किया गया था? इसमें हिंदी का प्रयोग किया गया। इससे पहले अभिलेखों में ना हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो सेन वंश पहला वंश था जिनके अभिलेखों में हिंदी का प्रयोग किया गया। और बंगाल का अंतिम हिंदू राजा किसे बताया गया था? लक्ष्मण सेन को। और जयदेव इसके दरबार की शोभा बढ़ाया करता था। जयदेव ने किसकी रचना की थी? गीत गोविंद। और कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने कहते हैं यहाँ पर आक्रमण किया तो वह डर से भाग गया था। लक्ष्मण सेन इस वंश का क्या होता था? अंतिम राजा हुआ करता था। और बाद में कहते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने ना नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाने का क्या किया था? काम किया था। लेकिन जब वो पूछेगा बंगाल पर आक्रमण किया था खिलजी ने, तब वहां का शासक कौन होता था? लक्ष्मण सेन होता था। और उसके दरबार में कौन रहता था? गीत गोविंद का राइटर क्या होता था? जयदेव होता था। इतना याद कर लेना, इस वंश से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। दोबारा बताता हूँ कि सावन सेन है ना, वो इस वंश का संस्थापक होता था। किस वंश का? सेन वंश का संस्थापक होता था। इनकी राजधानी नदिया बंगाल इनकी राजधानी होती थी। प्रमुख राजा इसका बलाल सेन होता था। अद्भुत सागर और ज्ञान उसके मतलब सागर की उसके टाइम में क्या हुई थी? रचना हुई थी। ठीक है, तो ये आगामी एग्जाम में आ सकता है। लेकिन इस वंश का अंतिम राजा लक्ष्मण सेन था जिसके दरबार में जयदेव रहता था, जिसने गीत गोविंद की रचना की। और बख्तियार खिलजी ने जब आक्रमण किया ना, तो कहते हैं वो डर कर भाग गया था। तो ये याद कर लेना, बख्तियार खिलजी ने जब आक्रमण किया तो बंगाल का शासक कौन होता था? अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। और सेन वंश के अभिलेखों में हमें किसका प्रयोग मिलता है? हिंदी का
प्रयोग मिलता है। जयदेव ने किसकी रचना की थी, तो जयदेव के किसके रचयिता होते थे, तो जयदेव की रचना कौन सी होती थी प्यारे बच्चों, गीत गोविंद के रचयिता कौन होते थे, जयदेव। ये आगामी एग्जाम में आ सकता है। अब प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, कश्मीर के प्रमुख वंश पढ़ेंगे। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन है, एक से आएगा, मैं वो बता दूंगा। कश्मीर के प्रमुख राजवंश, कश्मीर के प्रमुख राजवंश पढ़ेंगे। ज्यादा क्वेश्चन कश्मीर के राजवंश से नहीं आता। कश्मीर के राज मतलब यहाँ से तो रचना पूछी जाएगी कि कश्मीर के इतिहास पर कौन सी रचना लिखी गई थी, तो राजतरंगिणी जो किसने लिखी थी, कल्लण जी ने लिखी थी। वो किसके इतिहास पर लिखी गई थी प्यारे बच्चों, कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि इसमें ना कारकोट वंश, उत्पल वंश, कारकोट वंश, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, तीन प्रमुख वंश थे। कश्मीर के इतिहास में कितने प्रमुख वंश होते थे, तीन प्रमुख वंश होते थे। कारकोट वंश होता था, उत्पल वंश होता था और लोहार वंश होता था। लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में ना प्यारे बच्चों आएगा, तो कारकोट वंश और आप उत्पल वंश का ना केवल क्या पूछा जाएगा, संस्थापक। आज तक मैंने बहुत से एग्जाम देखे, इन वंश से कभी क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, क्रम में लगाना एक बार आया था, कौन कौन से, तो कारकोट वंश पहले था, उत्पल वंश बाद में था, और लोहार वंश है ना इनमें तीसरे नंबर पर आता है। तो ये कश्मीर के क्या रहेंगे, प्रमुख राजवंश रहेंगे, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। और कहते हैं आगामी एग्जाम में आएगा कि कारकोट दुर्लभ वंश, कोई दुर्लभ से होता था, उसने कारकोट वंश की 627 ईस्वी में स्थापना की थी। दुर्लभ नामक व्यक्ति ने ना 627 ईस्वी में किस वंश की स्थापना की थी, कारकोट वंश की स्थापना की थी। ये आगामी एग्जाम में आ सकता है कि कारकोट वंश के संस्थापक कौन होते थे, तो दुर्लभ जी ने कारकोट वंश की स्थापना की थी। कब की थी, 627 ईस्वी में कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी, दुर्लभ ने की थी। और अवंती बर्मन इनका ना, उत्पल वंश का अवंती बर्मन है ना, इस वंश का क्या होता था, संस्थापक होता था। दोनों का, कारकोट वंश का दुर्लभ संस्थापक होता था, उत्पल वंश का अवंती बर्मन संस्थापक होता था। लोहार वंश का संस्थापक आप पढ़ोगे, इस वंश का प्रमुख राजा हर्ष होगा। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज होता था। लोहार वंश का संस्थापक कौन होता था प्यारे बच्चों, संग्राम राज है ना। ये किस वंश का संस्थापक होता था, लोहार वंश का संस्थापक होता था। कारकोट वंश का दुर्लभ होता था, उत्पल वंश का अवंती बर्मन होता था, लोहार वंश का संस्थापक कौन होता था, संग्राम राज होता था। और कहते हैं इस वंश का एक प्रमुख, इस वंश का प्रमुख राजा कौन होता था, हर्ष होता था। ये महाराजा हर्षवर्धन नहीं है, लेकिन इस वंश का भी प्रमुख राजा कौन होता था, हर्ष होता था। ये आगामी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इस वंश का प्रमुख राजा कौन हुआ करता था, तो हर्ष है ना, इस वंश का क्या होता था, प्रमुख राजा हुआ करता था। ये आगामी एग्जाम में ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। इस वंश का एक प्रमुख राजा कौन होता था, हर्ष होता था। और कहते हैं इसके दरबार में कल्लन रहता था। हर्ष के दरबार में कौन रहता था, कल्लन। हर्ष के दरबार में कौन रहता था प्यारे बच्चों, हर्ष के दरबार में कहते हैं कल्लन जी रहा करते थे। और कल्लन जी ने राज तरंगिणी की क्या की थी, रचना की थी। और राज तरंगिणी है ना, ये किसके इतिहास को बताती है, कश्मीर के इतिहास के बारे में। ये क्वेश्चन आएगा, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी हमें कौन सी पुस्तक देती है, हमें कौन सी पुस्तक हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है, तो कल्लन की राज तरंगिणी है ना, ये हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में क्या देती है, जानकारी देती है। कौन सी पुस्तक देती है, राज तरंगिणी। ये कश्मीर के इतिहास के बारे में, हालांकि ये ना प्यारे बच्चों गुप्त वंश के बारे में भी हमें इसमें क्या मिलती है, इसमें जानकारी मिलती है। तो हर्ष है ना, इसके दरबार में कौन रहता था, जैसे सेन वंश का शासक होता था ना लक्ष्मण सेन, उसके दरबार में कौन रहता था, तो उसके दरबार में कौन रहा करता था, जो पाल आप पढ़ोगे
लक्ष्मण सेन के दरबार में ना जयदेव रहता था जिसने गीत गोविंद की रचना की। हर्ष के दरबार में कौन रहता था, तो राजतरंगिणी की रचयिता कल्हण है ना इसके दरबार में रहा करते थे। और कहते हैं प्यारे बच्चों ये लगभग 1150 ईस्वी में ये पुस्तक है आई थी। ये लगभग है ना 1150 ईस्वी में ये पुस्तक आई थी। ये कश्मीर के इतिहास की हमें क्या देती है, जानकारी। तो ये पेपर में आएगा कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है। तो प्यारे बच्चों कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें कल्हण की पुस्तक है राजतरंगिणी से मिलती है। जयदेव ने रचना की थी गीत गोविंद की और कल्हण ने रचना की थी राजतरंगिणी की। दो फेमस पुस्तकें हैं, एग्जामों में आने वाली दोनों पुस्तकों से क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में आएंगे। ये छोटे छोटे वंश से थे प्यारे बच्चों। इसी के साथ आपका प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूँ। आज हमने ना प्यारे बच्चों बंगाल के वंश पढ़े थे। क्या पढ़े थे, बंगाल के वंश पढ़े थे। और किसके वंश पढ़े थे, कश्मीर के प्रमुख है, कश्मीर के क्या पढ़े थे, प्रमुख है वंश पढ़े थे। तो बंगाल में ना प्यारे बच्चों एक सेन वंश होता था, ठीक है। और इससे पहले क्या होता था, पाल वंश होता था। पाल वंश का जो संस्थापक होता था ना वो गोपाल होता था। कहते हैं 750 ईस्वी के आसपास इसने ना पाल वंश की स्थापना की। इसका शासक महिपाल होता था जिसको राजेंद्र प्रथम ने हराया। इनका प्रतापी राजा कौन होता था, धर्मपाल होता था। और अंतिम राजा कौन होता था इनका, मदन पाल है ना क्या होता था, अंतिम राजा होता था। लेकिन ना कहते हैं अवंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के टाइम में हुई। और धर्मपाल है ना वो बौद्ध धर्म को मानने वाला क्या होता था, राजा होता था, धर्मपाल होता था। और धर्मपाल है ना इसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की क्या की थी स्थापना, जो किसने जलाया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने उसे जलाने का क्या किया था, काम किया था। और सोमपुर जो महाबिहार की स्थापना भी किसके काल में हुई, धर्मपाल के काल में हुई। ये आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष में भी इसने सबसे पहले क्या लिया था, भाग। और इसका उत्तराधिकारी एक देवपाल होता था। उसने शैलेंद्रीय वंशीय शासक देवपाल पुत्र को ना 5 गांव दे दिए थे। और वो ना मतलब ये वंश है ना किस धर्म को मानता था, तो आप कहोगे कि ये बौद्ध धर्म को मानता था। अंतिम शासक कौन होता था, मदन पाल होता था। फिर सेन वंश पड़ा, पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश आया। उसका संस्थापक शामन सेन होता था। प्रमुख राजा बला सेन होता था जिसने ना आप पढ़ोगे ज्ञान सागर की क्या की थी रचना। दान सागर और अद्भुत सागर के क्या थे, रचयिता थे। इनकी राजधानी नदिया बंगाल कहलाती थी। अंतिम राजा लक्ष्मण सेन होता था, जयदेव की गीत गोविंद के रचयिता उसके दरबार में रहते थे। जब कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने उस पर आक्रमण किया तो वो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, वहां से भाग गया था। फिर कश्मीर के प्रमुख राजवंश पड़े थे, कारकोट वंश होता था, ठीक है, उत्पल वंश होता था और लोहार वंश, लोहार प्रमुख होता था। कारकोट वंश है ना उनके केवल संस्थापक से ही क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कारकोट वंश का ना दुर्लभ होता था, उत्पल वंश का अवंती बर्मन होता था। और लोहार वंश का जो संस्थापक कौन होता था, तो लोहार वंश से भी क्वेश्चन आपसे आ जाएंगे। सावंत के बारे में आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों। लेकिन ना हर्षिस का प्रमुख राजा होता था, संस्थापक संग्राम राज होता था। कौन होता था, संग्राम राज लोहार वंश का संस्थापक होता था। प्रमुख राजा हर्ष होता था। और हर्ष के दरबार में कौन रहता था, कल्हण जी रहा करते थे जिन्होंने राजतरंगिणी की क्या की थी रचना। और राजतरंगिणी है ना किसके इतिहास की जानकारी देती है, हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी देती है। कब आई थी, लगभग 1150 ईस्वी में आई। तो उससे पहले लगभग कुछ वंश के बारे में जैसे मौर्य वंश और गुप्त वंश के बारे में भी जानकारी हमें देती है। मेन ये पूछा जाएगा कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से होगी, तो कल्हण की राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास की जानकारी होगी। ये था प्यारे बच्चों हमारा एंशिएंट इंडिया, जो बच्चों को सबसे ज्यादा जिससे डर लगता था। और मैं कहता हूं कि आप मेरे बताए तरीके से आप साथ साथ चीजों को पढ़ोगे और साथ में बुक पढ़ोगे। और मैं हमेशा कहता हूं जीके मुश्किल नहीं है, जीके से आपको प्यार हो जाएगा। और जीके भूलोगे नहीं, कब नहीं भूलोगे, जब आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओगे। अभी HSSC है ना, वैसे तो देखा जाए बहुत गलत हो रहा है। कहा है कि अगस्त में एग्जाम होगा, ठीक है, तो जून जुलाई में एग्जाम अगर ना होना तो प्यारे बच्चों आपको है ना
थोड़ा सा और डीप में कंटेंट कर लो। पहले जून के हिसाब से करवा रहे थे, जून के हिसाब से ना तो थोड़ा फर्स्ट है, अब थोड़ा सा ना कंटेंट के लेवल को और बढ़ाएंगे, और खुदा ना खास्ता जून में भी हुआ ना तो भी प्यारे बच्चों आपका सिलेबस हम करवा देंगे। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।